नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। केंद्र ने की उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ की आपदा राशि मंजूर। सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। सीएम धामी ने दी यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार को श्रद्धांजलि। परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदनाएं। कहा सड़क हादसे की होगी न्यायिक जांच। कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मसूरी में आईएएस ट्रेनर से करेंगे संवाद। मुख्य सचिव ने की सुरक्षा को लेकर बैठक। बढ़ते सड़क हादसों के बीच चेकिंग करने सड़क पर उतरे दून एसपी। कई चौकियों के निरीक्षण के बाद वाहनों ने की भी जांच। कई तेज रफ्तार वाहनों के कटवाया चालान। अब खबर विस्तार से। आज सुबह ऋषिकेश एक्सीडेंट हादसे के बाद से यूकेडी के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार के राज्य आंदोलनकारी के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका थी। एक बड़ी क्षति है, मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। हादसे की न्यायिक जांच होगी। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को सभी को इस जो असमय कष्ट आया है इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून एसपी अजय सिंह सड़क पर उतरे। उन्होंने आशा रोडी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बटल नेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते मिले। एएसपी ने बताया यातायात नियमों के पालन की हिदायत देकर चालान कराए। एएसपी दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के समापन पॉइंट आशा रोडी भी पहुंचे। यहां एक्सप्रेस से आने वाले वाहनों के दबाव का आकलन किया। इसके अलावा पंडितवाड़ी और नंदा की चौकी में बटल नेक और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने को कहा। अधिकारियों को सभी शिक्षण संस्थानों की प्रबंधकों के साथ समन्वय बनाकर छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की भी कहा है। देखिए, विगत कुछ दिनों में काफ़ी सारे दर्दनाक हादसे हुए जिसमें खासकर देखा गया कि ओवर स्पीडिंग एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके देखते हुए अभी जो रोड सेफ्टी कमेटी की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी उसमें भी हमने सभी विभागों ने जो इसमें अपने इनपुट दिए थे। सब पुलिस विभाग की तरफ से जो स्टॉप लाइन है या बैरियर्स ऐसे जो ब्रेकर्स बनने हैं इस तरह के सुझाव को दिया गया था जो टेकअप हुआ था और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। खास उत्तराखंड समेत तमाम पर्वतीय राज्यों में आपदा जैसी स्थिति बनती रहती है। आपदा के दौरान राज्य को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार भारत सरकार से राहत पैकेज की भी मांग करती रहती है। जिसको देखते हुए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई। उत्तराखंड राज्य के लिए समिति ने 139 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी समिति को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी आ रहे हैं,
जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में होने वाली आईएएस प्रशिक्षक के साथ संवाद करेंगे। सूत्र के मुताबिक गृह मंत्री का 2 दिन का प्रवास उत्तराखंड में रहेगा। शाह के दौरे को लेकर सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन में भी हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री शाह पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक कर राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में यूसीसी को लागू करने के संबंध में श्री शाह द्वारा शासन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली जा सकती है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतौड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री के 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक की। कांग्रेस ने भी पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस के अवसर पर बीती रोज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। संविधान दिवस पर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमने श्रद्धांजलि उनको याद किया। उन्होंने देश को एक ऐसा ग्रंथ दिया जो रामायण महाभारत से किस तरह से पवित्र कम नहीं है। हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लिखित संविधान देना अपने आप बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के बहुत देश हैं, बड़े देश हैं, बड़े अग्रगण्य देश हैं, लेकिन उनका लिखित संविधान नहीं है, मौखिक है। लेकिन सारे देशों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने, जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने से लेकर आगे तक, इसलिए वहाँ के बड़े लोगों ने इनको शिक्षा के लिए बाहर भेजा। उन्होंने देश को ऐसी एक अमूल्य निधि दे दी, जैसे हिंदू धर्म में गीता महाभारत रामायण को माना जाता है, उस तरह से देश के लिए संविधान है जहाँ ऊंच नीच का बराबर का सबको बराबर का अधिकार दिया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की BS3 और BS4 बसों को प्रवेश दिल्ली में वर्जित कर दिया गया है, जिसके बाद अब परिवहन निगम BS6 बसों को लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंधक पवन मेहरा ने कहा कि वर्तमान में निगम के पास लगभग 200 बसें भी BS3 और BS4 मॉडल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BS6 बसों को आने तक BS3 और BS4 की बसों को दिल्ली से पहले मोहन नगर तक संचालित किया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लागू हो चुका है। ग्रैब 4 इस समय वर्तमान में चल रहा है, जिसके तहत पुराने मॉडल की जो गाड़ियां हैं BS3 और BS4 उस पर प्रतिबंध लग गया है और वर्तमान में लगभग 200 गाड़ियां निगम की ऐसी हैं जो कि BS3 और BS4 मॉडल की है। पूर्व में 500 गाड़ियां हमारी दिल्ली में संचालित होती थी, वर्तमान में लगभग 300 गाड़ियां ही संचालित हो पा रही है। लेकिन हम अपनी गाड़ियां एज मोहन नगर तक भेज रहे हैं और हमारे पास 300 गाड़ियां नए मॉडल की है, BS6 मॉडल की है। इसमें CNG गाड़ियां भी हैं, 180 हमारे पास CNG गाड़ियां हैं, बाकी BS6 मॉडल की गाड़ियां हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने टाइमिंग थोड़े से बढ़ा दी है। पहले हर आधे घंटे में गाड़ी आती थी, थोड़ा सा हमने गैप बढ़ा दिया है, तो पैसेंजरों को कोई दिक्कत वर्तमान में हो नहीं रही है। और पहले हमारा 50% लोड फैक्टर था, अब 80% लोड फैक्टर है। जहाँ तक BS6 मॉडल की गाड़ियों की बात है, उन्नत गाड़ियां हैं, उन्नत तकनीक की गाड़ियां हैं, पॉल्यूशन बहुत कम करती है। इंद्रमणि बोडानी चौक के निकट हुए दर्दनाक सड़क हादसे का संज्ञान लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के साथ परिवहन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच में देहरादून से आए RTO देहरादून शैलेश तिवारी ने पुलिस के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर रोड की चौड़ाई को नापा और घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। घटना क्यों और कैसे हुई, इस संबंध में पुलिस से चर्चा की। RTO शैलेश तिवारी ने बताया कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि इतनी बड़ी घटना घट गई, जिसमें UKD के नेता सहित 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक कार क्षतिग्रस्त हो गई। RTO ने बताया कि घटना के कारण जानने के लिए ही जांच शुरू की गई। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जाएं, इसके लिए भी रिपोर्ट तैयार कर कारगर कदम उठाए जाएंगे। हमारी परिवहन विभाग की और अन्य संस्थाएं जो हैं, PWD है, पुलिस है,
इन सब की हमने एक आज यहाँ ज्वाइंट सर्वे किया है इस जगह का, दुर्घटना स्थल का। ये दुर्घटना जो हुई है कल रात को, जिसमें अभी तक जो बताया जा रहा है 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग घायल भी हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। तो ये जो दुर्घटना हुई है इसका क्या कारण रहा होगा और इसमें भविष्य में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि आपको पता है जो दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, वो बहुत ही अफसोसजनक है। उत्तराखंड के नए डीसीपी दीपम सेठ ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उसके लिए पुलिस प्रशासन स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। नवनियुक्त डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड की फोर्स वेल ट्रेन है और अब क्राइम नेटवर्क और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सभी अपराधियों पर लगाम कराने की काम किया जाएगा। में उत्तराखंड पुलिस अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, इट्स अ वेल ट्रेन्ड फोर्स, काबिल अधिकारी हैं। केवल एक फोकस की ज़रूरत है। ये क्लियर है कि क्या कार्य किया जाना है, अपराधी की जगह कहाँ है और जो भी उसके लिए ज़रूरी होगा, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, जेल्स पे नज़र है, सीमावर्ती राज्यों से जो समन्वय स्थापित करना है, तो क्रिमिनल्स का तो मतलब जो पूरी कार्रवाई होती है, आप जैसा कह रहे हैं, तो वो तो पूरी मुहिम उसकी जारी रहेगी। प्रदेश में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर महीने में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट नहीं आ रही है। तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है, उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से सब चीज़ें सेटल होती है, तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पॉल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा। लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है, ये सब नॉर्मल के आसपास है। और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। तो वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारों के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनके हितों के लिए हमेशा आगे रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक पुलिस भर्ती में आयु सीमा की बात है, उसके लिए सरकार की नियमावली है और पुलिस विभाग की नियमावली है। जो भी भर्ती होती है इस नियमावली के तहत होती है और सरकार आगे भी इसके बारे में विचार कर रही है। सरकार बेरोजगारों के हितों के लिए हमेशा आगे रही है और उनके हितों के लिए हमेशा कार्य करती रही है। लेकिन पुलिस विभाग में आयु सीमा को लेकर के जो बात की जा रही है, वो सरकार की जो नियमावली होती है, जो पुलिस विभाग की जो नियमावली है, उसके अनुसार ही उस पर विचार किया जाएगा। और कोई भी विभाग हो, जहाँ पर भी कोई भर्ती होती है, सरकारी नौकरी कोई भी भर्तियां होती हैं, उसके लिए सरकार की जो पहले से ही नियमावली बनी हुई हैं, उसी के तहत कार्य किया जाता है। देश भर में 75वां भारतीय संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2015 में की थी और संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान दिया है वो किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा कि चुनाव के समय में जो लोग हाथ में संविधान लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे उन्होंने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। छब्बीस नवंबर 2015 से की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और 1949 में पहली बार इस संविधान को अपनाया। आज देश इस संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, संविधान का रक्षक बनकर काम करती है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतर संविधान है तो भारत का है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं जो इस संविधान के निर्माता हैं। मंगलौर में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूध की डेयरी में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील केमिकल लड़की के ऊपर फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने पर दो महिला भी झुलस हो गई। आनन फानन में पीड़ितों की सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। केमिकल एसिड छींटे लगने से लड़की और महिला के पैर झुलस गए। एसिड अटैक की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दो आरोपियों को भी मौके से हिरासत में ले लिया और घटना की जांच करने में जुट गई है। वहीं सीईओ विवेक कुमार ने बताया कि पूरी घटना की जानकारी पुलिस ले रही है। दूध की डेयरी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से हमला किया गया है, जिससे कुछ महिलाओं को छींटे लगी है। घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ला खटेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें दो पक्षों की आपस में जो झगड़ा हुआ, सब कूड़े को डालने को लेकर एक झगड़ा प्रकाश में आया, जिसमें जो दूसरा पक्ष है उसकी कोई डायरी है, डायरी पे रख के किसी केमिकल को उन्होंने फेंका उनकी तरफ, जो जमीन पे गिर के शायद छींटे कुछ लोगों को आए हैं। अभी मौके पर इंस्पेक्टर साहब और बाकी हमारी टीम है। अभी जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी की जा रही है। झाड़ू झूड़ू के ऊपर कोई बात हुई, बच्चों के साथ में मेरी भतीजी झाड़ू दे रही थी, उसके बाद में यहाँ आए, इन्होंने लटबाजी करी, पूरी औरतों को मारा था। यूसुफ था और उसका लड़का अनस था और एक उसका भाई था दूसरा आरिफ था। इन्होंने करा और इनकी औरतों ने पूरा जल्लूस बना के पूरा मारा उनको, मेरी लड़की को, और फिर अंदर पहले डंडा बजा दिया। वो मामला ये हुआ, बच्ची हमारी लड़की सफाई कर रही थी सड़क पे, तो उसकी घरवाली गाली देती है कि यहाँ पे सड़क पे सफाई ना करो। सफाई उनके भी सामने हो रही, हमारे भी। तो जो कूड़ा सड़क का था उसको एक तरफ कर दिया उसने, तो ये जा रही इसको उठाओ। उसने कहा सुबह जमादार आ जाएगा वो उठा लेगा, बाहर का कूड़ा था। तो उस पर इन्होंने पूरा मारपीट करी उस लड़की के साथ। कोई हमारे घर में मर्द नहीं था और हमारे घर में तेजाब की बोतलें पड़ी है, आज भी मौजूद है। और उस लड़के के ऊपर यूसुफ ने, अनस ने और आरिफ ने और इसकी घरवाली ने तेजाब लाई है एकदम, और ऐसे फेंक के मारा उसके ऊपर। उसके दुपट्टे में ले दिया वो तेजाब और उसके पैरों पे गिर गया, नहीं तो उसका चेहरा फूट गया था। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।